आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आप सभी जानते हैं हमारा जो सीरीज चल रहा है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, उसमें जो है अभी तक हमने छायावाद तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आज एक नया टॉपिक है छायावाद उत्तरकाल, जिसको हम प्रगतिवाद भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1936 से लेकर 1942 ईस्वी तक। इसकी समय सीमा 1936 से लेकर 1943 ईस्वी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक है आज का प्रगतिवाद। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। जो भी भाई बहन नए हैं उनसे निवेदन है क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच जाए और अपनी तैयारी अच्छे से आप लोग कर सकें। ठीक है, बात करेंगे हम प्रगतिवाद। ठीक है, आज का नया टॉपिक है हमारा प्रगतिवाद। आप सभी जानते हैं प्रगतिवाद काव्य की संज्ञा उसको दी गई है जो छायावाद की समाप्ति काल यानी 1936 ईस्वी के आसपास सामाजिक चेतना लेकर निर्मित हुआ और या आरंभ हुआ था। ठीक है, प्रगतिवाद शब्द के अर्थ में इसके स्वरूप को समझने में भ्रांति होती है, इसलिए यही समझना चाहिए कि यह नाम उस काव्यधारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और उसके भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली थी। ठीक है, प्रगतिवाद काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सहायक हुई थी, जिनमें आपने पढ़ा होगा प्रगतिवाद, तो आपको पता होगा सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत संघ लेखक की स्थापना हुई थी। यह विश्व का पहला लेखक संघ था जिसकी मान्यता थी कि पूरे विश्व के साहित्य में एक साथ परिवर्तन आवश्यक है, अतः संगठन ज़रूरी है, जिसको लेकर अलग अलग संगठन हुआ, जिसको हम अभी क्लास में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन का समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। आप सभी जानते हैं लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मुंशी प्रेमचंद थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग सभी ध्यान से पढ़िएगा और इससे क्वेश्चन जो बनाऊंगी उसको जो हम बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं जो टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ नेक्स्ट डे जो है उसी टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे देखेंगे सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत संघ लेखक की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। ठीक है, क्वेश्चन आता है विश्व का पहला लेखक संगठन कौन सा था, तो रूस में जो हुआ था सोवियत लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी उसी को हम विश्व का पहला लेखक संगठन कहते हैं। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो गोर्की के नेतृत्व में हुआ था। सन पूछे तो 1934 ईस्वी। आगे देखेंगे 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फॉरेस्ट ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योतिष घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मद दीन तासीन ने भारत के तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1934 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। यानी इन्होंने सब लोगों ने मिलकर भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का संगठन किया था। नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, मिलान में आता है ये नाम, पूछा जाता है कि इनमें से कौन से लेखक जो है इस संगठन में शामिल थे या नहीं थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखेंगे प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है वही साम्यवाद है। साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह से जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने
सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। आगे देखेंगे, गणपत चंद्रगुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुड़ की रचना ब्रजभाषा काव्य करुड़ सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। ठीक है, दोनों राइटर्स का आप लोग ध्यान रखेंगे, बच्चन सिंह का भी और गणपत चंद्रगुप्त का भी। आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ से देखेंगे प्रमुख कवि कालक्रम अनुसार। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि देखते हैं। पहले हैं केदारनाथ अग्रवाल का जीवन वृत्त जो है यहाँ पे देखेंगे हम। जन्म इनका कब हुआ था? सन 1911 में, ये ईस्वी यहाँ पे रहेगा। सन 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था। 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान इनका आप लोग ध्यान रखेंगे कमासीन। प्रगतिवाद के जितने भी लेखक कवि हैं उन सभी के आपको सब कुछ याद होना चाहिए, चाहे उनकी जन्म मृत्यु हो, जन्म स्थान हो, माता पिता का नाम, प्रथम संग्रह, लास्ट इनकी रचना, कविताएं, सब कुछ आपको एकदम टिप पे होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माता पिता का नाम हनुमान प्रसाद घसिट्टो, पत्नी का नाम पार्वती, प्रथम संग्रह इनका था युग की गंगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, थोड़ा बड़ा करूँ मैं इसको। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में वालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रज भाषा में कवित्त सवैया छंद से लिखते थे। ध्यान रखेंगे आप लोग, केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभ के दौर में वालेंदु उपनाम से ये रचनाएं लिखते थे। तब वे ब्रज भाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। आगे बढ़ेंगे, अब इनकी रचनाओं को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं यहाँ पे कालक्रम अनुसार यहाँ पे दिया गया है और आपको इसी तरह कालक्रम अनुसार ही याद करना है, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अगर प्रकाशन वर्ष भी पूछता है तो भी आपका गलत नहीं होगा। पहले देखेंगे युग की गंगा। यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं की है, टोटल नंबर 20 है, 20 रचनाएं यहाँ पे हैं इनकी। ठीक है, पहली रचना है युग की गंगा, प्रकाशन वर्ष है इनका 1947। नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, मुंबई का रक्त स्नान। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह इसको मैंने किस तरह से याद किया है। मुंबई का स्नान, हे मेरी तू मार प्यार की थापें। ठीक है, पहले पूरी रचनाएं हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कैसे याद करना है। कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा जमुल जल तुम, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुली डैने, पुष्पदीप, बसंत में हुए प्रसन्न पृथ्वी। ठीक है, पहले आप रचनाओं को पढ़ेंगे, फिर सीक्वेंस में जैसे ही दिया है उसी तरह से आपको इसका प्रकाशन वर्ष भी पढ़ना है। पहले का देखेंगे 47-43, 57-65, 70-78, 69-81, 3 का लास्ट आप लोग दध्यान रखेंगे, तीनों 81। मुंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तू मार प्यार की थापे, ये तीनों जो है 1981 में है। उसके बाद आप आएंगे तो 2 बढ़ा देंगे 83, 1 बढ़ाएंगे 84, 85, 88, 90, 93, 94, 96। बहुत आसानी से याद हो जाता है। आप लोग कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। पेपर देना है, पेपर में पास होना है। सिर्फ पेपर ही नहीं देना, हमें एक सीट से मतलब है। मुझे आप लोगों को एक सीट चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे युग की गंगा। अब आप अपने ऊपर लीजिए, केदारनाथ आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है पानी आपको बहुत से समुद्र देखने को मिलेगा, तो अपने ऊपर आप अपने ऊपर रख के इस रचना को याद करेंगे। देखिए मैंने ऐसे इसको याद किया है। केदारनाथ जाने पे रास्ते में युग की गंगा मिलती है, तो युग की गंगा को हम देखते हैं तो ऊपर बहुत से बादल छाए हुए हैं, तो वहाँ पे नींद के बादल, ऐसा लगता है बादल को देख के हम यहीं पे सो जाएं। ठीक है, नींद के बादल, इस तरीके से आप जोड़ के याद करेंगे। और जो कुछ भी आप सोचते हैं, कोई भी रचना आप याद करते हैं, तो आप जो सोचते हैं उसकी पिक्चर जो आपके दिमाग में, आपके आंखों में छप जानी चाहिए, ताकि आपको वो दृश्य याद रहे। उससे आपका जो है, जो आपने रचनाएं याद करी है, वो रचना आपको झट से याद आ जाए। ठीक है, तो हम केदारनाथ गए, वहाँ पे युग की गंगा मिली,
वहीं पे नींद के बादल थे, जिसको नींद के बादल हमने देखा। नींद के बादल के पास क्या था, लोक और आलोक, है ना, लोक परलोक, लोक आलोक, लोक परलोक ऐसे याद करिए, लोक आलोक याद अपने आप याद आ जाएगा। फिर वहाँ पे हमें आवाज़ आई, यहाँ पे फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक आवाज़ आती है लोक परलोक से कि यहाँ पे फूल नहीं रंग बोलते हैं। तभी मुझे एक आग का आईना दिखा, उस आग के आईने में गुल मेहंदी थी, ठीक है। गुल मेहंदी देखकर मुझे बहुत लालच है, मैंने सोचा ले लूँ। जैसे ही मैं गुल मेहंदी लेने गई, वैसे ही पंख और पतवार थे वहाँ पे बहुत। गुल मेहंदी की पेड़ में आप सोच लीजिए गुल मेहंदी है, गुलाब के फूल की तरह वो है, कांटे हैं उसमें। जैसे मैं गई, उसमें पंख और पतवार लगे थे, तुम जैसे चुभ गया मेरे हाथों में, ऐसा आप दृश्य मान के चलिए। हम जो है रचनाओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है। चुभ गया। फिर मुंबई का रक्त स्थान, जो हमारे हाथों से जो है रक्त आने लगा, तो मुंबई का रक्त स्थान हमें याद आ जाएगा। फिर हमने कहा, हे तुम मेरी, क्या तुम मेरी हो, तो कही वो मारने के लिए दौड़ी, कही मार प्यार की थापें, ठीक है। कहती है मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी अपूर्वा से, समझी, कहे केदार खरी खरी अपूर्वा से, जमुल जल तुम, यानी तुम नहीं हो मेरी, जमुल जल तुम, बोले बोल अबोल जो शिलाएं तोड़ती हैं, ठीक है, बोले बोल अबोल जो शिलाएं तोड़ती हैं। उसके बाद आप इनको नीचे का याद कर लेंगे, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुली नैनें, आसानी से याद हो जाता है, पुष्पदीप, वसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, ठीक है। इस तरह मैंने 4 अलग से याद कर लिया। जितनी कहानी बन सकती है उसमें मैं जोड़ती हूँ, ज़बरदस्ती का नहीं जोड़ती, पता चले उसके चक्कर में जो और भी रचनाएं हैं वही गायब हो जाए दिमाग से, तो ठीक है। आशा करती हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी, या आपने खुद अपने माइंड से बनाया होगा तो और भी अच्छी बात है, उससे आप लोग को किसी भी तरह हमें याद करने से मतलब है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे कवि हैं नागार्जुन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जन्म 1911, मृत्यु 1998 ईस्वी में। जन्म स्थान तरौनी दरभंगा जिले में। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, मूल नाम आपको याद होना चाहिए। माता पिता गोकुल मिश्र, उमा देवी। उपनाम था इनका यात्री और नागार्जुन, 2 उपनाम थे इनके, यात्री और नागार्जुन। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा छोटा करूँ मैं इसको। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री नाम था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से ही कविताएं लिखते थे। नागार्जुन को खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है इनकी। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है, तो राम के प्रति, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं, ठीक है। पहली इनकी खड़ी बोली में सर्वप्रथम इनकी पहली रचना कौन सी है जो खड़ी बोली में है, तो वो है राम के प्रति, प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। अब इनकी रचनाओं को देखेंगे हम। नागार्जुन की रचनाओं का कालक्रम अनुसार यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इस बुक की यही खासियत है, मैं आपसे बार बार बताती हूँ कि जो सीक्वेंस में ही दिया गया है, बहुत अच्छे से आपको आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। पहली रचना है युगधारा, दूसरी है प्यासी पतराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, ठीक है। प्रकाशन वर्ष 53, 62, 75, 80, 83। ऐसे मैंने इसको ऐसे लिया है, ठीक है ना। युग की गंगा ये दूसरा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। हाँ जी, पहले ये यहाँ से 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ऐसे है ये, ठीक है। हम याद करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। नागार्जुन की रचना है, पहली रचना युगधारा, इनकी है। केदारनाथ अग्रवाल की क्या थी, युग की गंगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, इनकी है युगधारा।
इनकी रचना है युग धारा। दूसरी रचना है सतरंगे पंखों वाली। युग की धारा में सतरंगे पंखों वाली बैठी थी, जिसकी प्यासी पथराई आंखें थी, बिल्कुल भस्मांकुर की तरह। ठीक है, तालाब की मछलियों की तरह वो देख, जैसे तालाब में मछलियाँ घूम रही हैं। ठीक है, उसकी आंखें कैसी थी? भस्मांकुर की तरह। प्यासी पथराई उनकी आंखें थी, एकदम भस्मांकुर की तरह दिख रही थी। तालाब की मछलियाँ, जहाँ पे वो थी उसमें तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी। मैंने उनको देखा और बोला, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। ठीक है, हमने खिचड़ी विप्लव देखा हमने। तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली आई थी, लेकिन तुमने तो पुरानी जूतियों का कोरस दिखा दिया। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे। सारी रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग याद करेंगे रचनाओं को। आगे देखेंगे, नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो वर्व्य छंद में है। ठीक है, भस्मांकुर खंड काव्य है। छंद कौन सा है? वर्व्य छंद है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गांच शीर्षक से काव्य लिखा, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। ध्यान रखेंगे, नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गांच शीर्षक से काव्य लिखा था, जिसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? तो 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आता है, नागार्जुन को किस रचना पे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में? तो पत्रहीन नग्न गांच हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्यिक का मैनिफेस्टो है। ठीक है, ये इन्होंने किसके संदर्भ में लिखा है? तो प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। ठीक है, ये जो इनकी कविता है इसके संदर्भ में इन्होंने लिखा है, या तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ की कविता संज्ञा दिया है। ठीक है, नुक्कड़ की कविता की संज्ञा किसने दिया? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन को राजनीति के कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं, प्रसिद्ध कविताएं जो हैं यहाँ पे दी गई हैं, आपने पढ़ा होगा, बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। पहली कविता है, बादल को घिरते देखा है, पाषाणी सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास हरिजन गाथा और अकाल और उसके बाद। ठीक है, ये जो 8 कविताएं हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। सारी कविताएं किसकी हैं? नागार्जुन की हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे कवि शिवमंगल सिंह सुमन। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। 2002 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान जंगलपुर, उन्नाव जिले में। मूल नाम शिवमंगल सिंह, उपनाम इनका सुमन है। ठीक है, उपनाम सुमन है। प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल। इनका प्रथम काव्य संग्रह क्या है? हिल्लोल है। अब यहाँ पे देखते हैं शिवमंगल सिंह के प्रमुख रचनाएं। पहली रचना है हिल्लोल, दूसरी है जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, बाड़ी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये सारी रचनाएं जो हैं शिवमंगल सिंह सुमन की है। ठीक है, अब इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक मैंने बनाया है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, अभी मैं बताऊं कुछ इधर उधर हो जाए तो ठीक नहीं है, या तो मैं जब प्रश्न कराऊंगी तो वहाँ मैं आप लोगों को एक बार जो है बता दूंगी। फिर भी आप एक बार मैं कोशिश करती हूँ, आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन यानी शिव से जो है शंकर भगवान को याद करिए। जैसे ही हम शिव भगवान की जो मतलब कोई फेस्टिवल आता है, जैसे शिवरात्रि आती है, तो हम जो है हमारे मन में एक हिल्लोल सा मतलब बेचैनी सी होती है, हाँ शिवरात्रि आए, व्रत रहना है, कि हिल्लोल, इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए। हिल्लोल, जीवन के गान, जैसे शिव की जब बारात आती है ऐसे ही कर लीजिए। जब बारात आती है तो मन में एक हिल्लोल सा उठता है और जीवन के हम लोग गान गाने लगते हैं, तब हमें युग का मूल पता चलता है। हमें क्या पता चलता है युग के मूल में? कि शिव जी ने ही प्रलय का सृजन किया है।
इसके बाद जो है हमारा विश्वास बदलता ही जाता है, जैसे कि विंध्य हिमालय पर मिट्टी की बारात आई हो और अपनी वाणी की व्यथा कह रही हो, उसे सुनकर हमारी आंखें नहीं भरी, हम जो पंछी उन्मुक्त गगन के हैं। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं। ठीक है, इनकी 3 कविताएं हैं, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का आकार, चल रही कुदाली। ये तीनों कविताएं वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। चौथे कवि हैं वासुदेव त्रिलोचन, उपनाम इनका है ये त्रिलोचन। संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। जन्म इनका हुआ था 1917 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 2007। जन्म स्थान चिरानी पट्टी सुल्तानपुर। मूल नाम वासुदेव सिंह, उपनाम त्रिलोचन। प्रथम काव्य संग्रह धरती, 1945 में धरती इनका प्रथम काव्य संग्रह है। अब यहाँ पे देखेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन की रचनाओं की कालक्रम अनुसार यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। पहली रचना है इनकी धरती। दिगंत शब्द अर्धान, फूल नाम है गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, अनकहनी भी कुछ कहनी है। ठीक है, इस सीक्वेंस में इसको देखो ऐसे लिया गया है। धरती पहले आएगा, धरती, गुलाब और बुलबुल। धरती पे गुलाब और बुलबुल हैं। ठीक है, पहले हम राइटर का नाम देखेंगे। त्रिलोचन, पूरा नाम इनका वासुदेव सिंह त्रिलोचन। ठीक है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, वासुदेव से आप लोग ध्यान रखेंगे। वासुदेव सिंह त्रिलोचन की जो रचनाएं हैं यहाँ पे देखेंगे, पहला है धरती। धरती पे गुलाब और बुलबुल हैं। उसके बाद वहाँ पे दिगंत हमें देखने को मिलता है। ताप के ताए हुए दिन थे, हमारे पास कोई शब्द नहीं था कुछ कहने का। ताप के ताए हुए दिन को देख के हमारे पास शब्द नहीं था कुछ कहने का। फिर भी मैंने कहा मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे। प्रकाशन वर्ष इसका देखेंगे 45, 56, 57, 80, 81, 84, 85, 85, 86। आसान है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा छोटा करूँ मैं इसको, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है ना, छोटा लग रहा होगा आज आप लोगों को, कोई बात नहीं, आप लोग बताइएगा। बिल्कुल क्लियर है ना, साफ तो दिख रहा है ना। अमोला जो रचना है त्रिलोचन जी की अवधी काव्य कृति है, यानी अमोला जो इनकी रचना है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी काव्य कृति है। सन 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 वर्वे संग्रहित हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने वर्वे संग्रहित हैं, तो 2700, 2700। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, तो त्रिलोचन शास्त्री। आगे हैं रांगे राघव, अगले कवि हैं रांगे राघव, जिनका जन्म है 1923 ईस्वी, मृत्यु 1963 ईस्वी में। मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचंद्र, मूल नाम इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य हैं। ठीक है, आगे देखेंगे रांगे राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं जो निम्न हैं। पहला है अजय का खंडहर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे अजय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इनकी जो रचना है अजय खंडहर में 3 शीर्षक से, यानी वो शीर्षक कौन है, झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन इसमें मिलता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करूँ मैं इसको। आगे देखेंगे रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य, पिघलते पत्थर, राह के दीपक। ठीक है, ये जो है दोनों इनके मुक्तक काव्य हैं, ध्यान रखेंगे। पिघलते पत्थर 1946, दूसरा है राह के दीपक। अब हम चलेंगे प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी।
पंक्तियाँ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल की देखेंगे पहली पंक्ति है, धूप चमकती है चांदनी की साड़ी पहने, माथे में आई बेटी की तरह मगन है। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। दूसरी पंक्ति है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुठैरा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का। ये पंक्ति जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। अगली पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। है ना, कितनी अच्छी पंक्ति है ना। ये तो बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा, आप लोगों को याद भी हो गया होगा अभी तक। आज का लेखन आग के अंगूठे की, क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। ये सारी पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की हैं। अगली पंक्ति है, कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है तुम्हारी याद तुम्हारी। अगली पंक्ति है, मांझी ना बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता जैसे तन टूटता। अगली पंक्ति देखेंगे, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं इनकी, है ना, बहुत अच्छी हैं। 8वां पंक्ति है इनका, कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। नेक्स्ट है, काटो काटो, यहाँ पे कार्टो नहीं होगा, काटो काटो सी कहना, ठीक है। काटो 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 करवी, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है। ठीक है, ये 9 की 9 पंक्तियाँ जो है केदारनाथ अग्रवाल की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ से कोई भी पंक्ति पेपर में आ सकता है। अब देखेंगे नागार्जुन की पंक्ति है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उदाता हूँ उस रवि का। ये मुझे पंक्ति बहुत अच्छे से याद है, भूलता ही नहीं है। याद आता है मुझे अपना तरौनी गाँव, तरौनी से आप लोग जान जाएंगे, है ना। नागार्जुन की पंक्ति है, याद आती है लीचियों और आम। ये प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई न उसके पास। ये कविताएं जो हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से, अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। इन कविताओं को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बहुत कुछ सीख मिलती है इन कविताओं से, जो नागार्जुन की कविताएं हैं। घून खाए सहतीतों पर, 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। ये सारी कविताएं किसकी है? नागार्जुन की है, ध्यान रखेंगे। अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है। 7वीं पंक्ति है, 5 भूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर मर गया बाकी रह गए 4। अगली पंक्ति देखेंगे, अगली पंक्ति त्रिलोचन की है, त्रिलोचन शास्त्री की। पूरा नाम वासुदेव त्रिलोचन शास्त्री। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। दूसरी पंक्ति है इनकी, यों ही कुछ मुस्कुरा कर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी, जड़ता है जीवन की पीड़ा निस्तरंग पाषाणी कीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर्द से दूर भगा दी। ये सारी पंक्तियाँ नागार्जुन की हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जिक्र जो है आप लोगों ने छायावाद में भी देखा होगा। रामधारी सिंह दिनकर को छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के कवि माने जाते हैं। ये यहाँ पे देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु 1974 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। ठीक है, आप लोगों ने छायावाद आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने कवियों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के जो कवि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर को जो है जिक्र जो है यहाँ पे नहीं था, उसमें नहीं दिया है क्योंकि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में जो है ये प्रगतिवाद में दिया है इनका नाम। ठीक है, अगर मेरे पास जो नोट्स जो मैंने बनाया है किसी बुक से मैंने बनाया है उसको, तो उसमें जो है उनकी जिक्र छायावाद में भी सांस्कृतिक कवियों में जो है जिक्र हुआ है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं देखेंगे आप लोग। इनकी रचनाएं हैं यहाँ पे 16 रचनाएं हैं। रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, दिल्ली, ये यहाँ पे आधा लॉ है, मिसप्रिंट है, ठीक है। दिल्ली, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी दोनों, ये जो कुरुक्षेत्र है प्रबंध काव्य है, रश्मिरथी खंड काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते, हुंकार, द्वंद्व गीत, सामधेनी, नील कुसुम, उर्वशी, गीतनाट्य है। आत्मा की आंखें, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, सारी रचनाएं इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इस ट्रिक से आप लोग का 6 या 7-8 रचनाएं जो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। रेहू रद्द कुसारिनी, ठीक है, ट्रिक है, मैं लिख देती हूँ। रेहू रद्द कुसार, ठीक है, रेहू रद्द कुसारनी, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप लोग ध्यान देंगे। र से हो गया रेणुका, हु से हो गया हुंकार, र से रसवंती, द से द्वंद्व गीत, कु से कुरुक्षेत्र, सा से सामधेनी, कुसारिनी, सा हो गया, र से फिर रश्मिरथी, कुसारिनी, नी से नील कुसुम। 8 रचनाएं जो है इसी ट्रिक से आपके बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। इस बहुत आसान है। रेहू रद्द कुसारिनी 4-5 बार बोलिए, अभी देखिए कभी नहीं भूलेगा। रेहू रद्द कुसारिनी, दिनकर की रचनाएं जो है यहाँ से इसी ट्रिक में आपको 8 रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। बाकी की जो बचती हैं वो आप याद कर लीजिए। दिल्ली के बाद उर्वशी, दिल्ली कौन गया था? उर्वशी गई थी। वहाँ पे उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा की। फिर उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा करते करते उनकी आत्मा की जो आंखें हैं वो हरे के हरे नाम भजने लगी। धूप और धुआं से जो है उनको वहाँ पे धूप और धुआं दिखा। फिर नीम के पत्ते जलाएं, वहाँ पे जो है इतिहास के आंसू इन्होंने लिखा। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग जोड़ लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। आशा करती हूँ ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा मुझे। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी कवि कहा है। रामधारी सिंह दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो एक गीत नाट्य भी है। रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, इनकी पंक्तियों को पहचानना बहुत आसान है। ओ देखेंगे, पहली पंक्ति है, ओ द्विधा ग्रस्त शार्दुल बोल, स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठुठुर चिपक जाते, जाड़े की रात बिताते हैं, ठीक है। तीसरी पंक्ति है, हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग टूटने हम आते हैं, दूध को वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। रे को युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन वीर। ये जो है पंक्तियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे प्रगतिवाद जो है टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आगे का टॉपिक होगा वो नई कविता पे होगा। तो आप लोग क्लास में बने रहेगा। एक सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ ताकि जो है कहीं से कोई टॉपिक छूटे नहीं। व्याकरण का जो है, व्याकरण की जो क्लास में अलग से उसका लूँगी वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक से, ठीक है ना। उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है और वहीं से टीजीटी पीजीटी में व्याकरण के क्वेश्चन पिछली बार बने थे और हमेशा बनेंगे। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप ऐसी पुस्तक से पढ़िए जो आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से जो मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक से ही है। अगर आपने उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप सरस्वती पांडे गोविंद पांडे को आप पढ़ेंगे तो आप रिवीजन के तौर पे समझ लीजिए पढ़ रहे हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ मैंने वो बुक पढ़ा है और उसी का मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है, लग रहा है, खुद आपको लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग के साथ की बहुत ज़रूरत है, आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, ठीक है ना। और अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।